वो कर लीजिएगा, क्या उसको बोलते हैं, 7 पेपर खोल के सॉल्व करिएगा। अक्सर हम ज़ुबानी डिस्कशन के थ्रू कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट भी हो तो मैं आपको प्रॉपर रेफरेंस दे दूंगा कि वहाँ से मैंने डॉक्यूमेंट खोला है। अभी के लिए आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है लैपटॉप का, ये जो डेस्कटॉप है? हाँ, उस दिन भी आप लोगों ने यही बोला था लेकिन मेरी रिकॉर्डिंग में शो नहीं हुई, सो आई एम बिट कंसर्न्ड। लेट्स सी जी, लेट्स गो टू, हमने अक्टूबर नवंबर ख़त्म कर लिया था, 23 वेरिएंट भी, अब ऐसे ही है ना, 23 वेरिएंट भी कर लिया था। सेक्शन बीस गाइस कंफर्म करें मुझे। मैं आप लोगों को पेपर दिखा दूं ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि ये किया था कि नहीं। मुझे लगता है हमने डेफिनेटली ये किया है, ये वाला। एक्सप्लेन हाउ द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एड्रेस्ड इन अ प्लान्ड इकोनॉमी इन अ मार्केट इकोनॉमी। क्या ये कर लिया ना हमने, सारा कर लिया था, ठीक है। तो लेट्स गो ऑन टू, हमारा 21 कंप्लीट हो गया, सेक्शन 20, 20 पे जा रहे हैं और वैसे ही मार्च से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलें गुड जी, आज तो बच्चे कुछ आ रहे हैं, अच्छी बात है, एग्जाम पास है तो सीरियस होना चाहिए। मार्च 20 जी, क्वेश्चन पेपर 22, ये वाला आज मैं करवाऊंगा। अब आप लोगों को मैं, अगर रिकॉर्डिंग में नहीं आता तो आप लोगों ने क्या करना है, मार्च 20 क्वेश्चन पेपर 22 खोल लेना है और साथ ही में उसकी मार्क स्कीम भी, बिकॉज इट माइट नॉट बी शोइंग ऑन योर स्क्रीन फॉर टुडे, आई एम जस्ट सेइंग। कल से मैं जूम पे चला जाऊंगा ताकि हमारी रिकॉर्डिंग्स आराम से हो सकें, अगर ऐसा रहता है मसला। राइट जी, सो दिस इज फरवरी मार्च 20, सेक्शन ए हम पहले कर चुके हैं सारे, जिसको मसला हो देख सकते हैं दोबारा वीडियो। ये जी सेक्शन बी, अब इंशाल्लाह ताला क्वेश्चंस आसान होना शुरू हो जाएंगे बिकॉज यू रिपीटेडली डन दीज क्वेश्चंस। एहसन रिजवी, ओह अच्छा, वाओ, अस्सलाम वालेकुम एहसन। राइट जी, सो बड़े से बात तशरीफ लाएं, अच्छा लगा आपसे बात करके। कभी कभी। अस्सलाम वालेकुम उम्मे, आप भी काफी दिनों बाद आई हो, पेपर अच्छे जा रहे हैं बेटे? जी सर, बस अल्लाह का शुक्र। चले माशाल्लाह, गुड 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 गुड। सेक्शन बी कर रहे हैं बेटे, मार्च 20 वेरिएंट 22, question 2a, explain what determines the change in equilibrium price and equilibrium quantity of a good when there is a rise in incomes in an economy। बच्चों तसल्ली से सोचो, ये कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन है, तसल्ली से पहले सोच लें। क्या चीज इस बात को डिटरमिन करती है? जी बेटे, वाई डी, एक्सीलेंट, शाबाश। कुछ बच्चों ने लास्ट ईयर इसको सिंपल डिमांड सप्लाई का डायग्राम समझा था कि इनकम बाहर शिफ्ट करनी है, क्योंकि उसने इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी बोला है तो बच्चे इस तरह इसको इंटरप्रेट कर गए थे। तो इट्स सिंपली व्हाट डिटरमिन्स, वो कह रहा है, चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ अ गुड व्हेन देयर इज अ राइज इन इनकम्स इन एन इकोनॉमी। तो तसल्ली से करते हैं जी, 2 मार्क्स नॉलेज के हैं। define YD, give its formula. I'll give it to, let's say, अयान अहमद। जल्दी से YD को डिफाइन कर दो बेटे और उसका फॉर्मूला दे दो। Sir, it's the change in the change in the quantity demanded in respective to the change in incomes of the ठीक है, economy. थोड़ा सा इस तरह करो, इट्स द मेजर या डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इनकम। ठीक है ना, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इनकम, पीडी होता तो प्राइस, इस तरह करके डेफिनेशन आपकी बन जाती है। फॉर्मूला भी बता दें। The percentage change in quantity demanded or percentage change in incomes. I'll request everyone, शाबाश, वेरी गुड, कि आपने फॉर्मूला जब लिखना है तो प्रॉपर फॉर्मूला मैथमेटिकल फॉर्म में, पी वाई डी इज इक्वल टू, फिर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय का साइन लगा के परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और जिसको डेफिनेशन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, जैसे अयान आपको आई है, फॉर्मूला को इंग्लिश में लिख दो, सो यू गेट बोथ मार्क्स। अच्छा जी, अब वो कहते हैं जी इनकम्स बढ़ रही हैं, हमारे पास 2 केसेस हैं, इंफीरियर गुड का और नॉर्मल गुड का। 3 मार्क्स के लिए मुझे लेट्स से कौन बताएगा, लेट्स से रायान, आप मुझे बता दें 3 मार्क्स के लिए एप्लीकेशन के लिए कि इनकम्स बढ़ रही हैं मुल्क में, इंफीरियर गुड की इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा। 3 मार्क्स आपने लेने। सर क्वांटिटी उनकी कम हो जाएगी क्योंकि मोर पीपल विल स्विच टुवर्ड्स नॉर्मल गुड्स। ओके शाबाश, और प्राइस?
जब प्राइस कम हो जाएगी। बहुत अच्छे, बिकॉज उनकी डिमांड कम होगी। अब यहाँ पे एग्जांपल भी दे दो। तो सिंपली राइज इन इनकम्स will have a negative impact on quantity demanded of inferior goods as they have a negative relationship with consumers income। आपने वो बेसिक ड्रिल नहीं बोलनी, नेगेटिव कोएफिशिएंट। उसके बाद जी as incomes rise consumers will switch towards normal goods, demand for inferior goods will fall, as a result their quantity demanded and price both will reduce। equilibrium price and equilibrium quantity का word use कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जी आखिरी कर देना, inferior goods are of low quality such as second hand clothing, street food stalls etc। ठीक है जी, शाबाश रायहान, वेरी वेल डन। 3 मार्क्स के लिए आई एम गोइंग टू मोहम्मद बिन शफीक। बेटे 3 मार्क्स के लिए एप्लीकेशन कीजिए नॉर्मल गुड्स की, उनमें तीनों की बात करनी है आपने। A normal good will be determined by it will have a positive relationship with the YED, विद इनकम, विद कंज्यूमर्स इनकम। with consumers income. When that income will rise, the demand for normal goods will rise शाबाश। as it has a positive relationship with them. एज अ रिजल्ट प्राइस पे क्या असर पड़ेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, खुद ही बताओ। The price will rise, so do the demand will rise. डिमांड का वर्ड यहाँ यूज ना करो, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी उसने वर्ड यूज किया तो आपने भी वही करना है। इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल राइज। शाबाश। अब इसके अंदर दो और टाइप्स हैं ना नॉर्मल के अंदर, उनको भी एक्सप्लेन कर दो। Necessities and luxury goods. हाँ, necessities का are बताओ। closer to zero and luxurious are greater than 1. तो उनकी प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा नेसेसिटीज की? Necessities की प्राइस इंक्रीज होगी, इंक्रीज तो सबकी होगी। नेसेसिटीज की इनलास्टिक डिमांड होगी, हाँ। इसलिए उनकी प्राइस इंक्रीज होगी। नहीं नहीं, यहाँ पे आप पी डी को वाई डी से मिक्स कर रहे हो, ठीक है। डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा, बिकॉज उनकी बहुत कम रिस्पॉन्सिवनेस है तो उनकी प्राइस और क्वांटिटी थोड़ी बढ़ेगी। लग्जरीज की इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ज्यादा बढ़ेगी। फॉलो कर रहे हो? Yes, sir. यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 मार्क्स का गड़बड़ हुई है, तो आई विल रिपीट द होल आंसर। The formula, measure that determines the change in equilibrium price and quantity when incomes change is YED, income elasticity of demand. It is the measure या degree of responsiveness of quantity demanded to a change in consumers income. Its formula is percentage change in QD over percentage change in income. When it comes to inferior goods, they have a negative relationship with consumers' incomes. Rise in incomes will result in a fall in quantity demanded for them. As a result, their price will fall and equilibrium quantity will also fall because they are of low quality and people switch towards normal goods when price rises, such as street food stalls, second hand clothing. उसके बाद बेटे हम आ जाते हैं नॉर्मल गुड्स की तरफ। Normal goods have a positive relationship with consumer incomes. When incomes rise, demand for normal goods will rise. As a result, equilibrium price and quantity will rise. For necessities that fall under normal categories, there'll be a very little rise in price and equilibrium quantity as they have income inelastic demand. Whereas luxuries, which have income elastic demand, there'll be a greater increase in price and quantity consumed. समझ आ गया मेरे बच्चा? कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन के मुताबिक थोड़ा सा आंसर को हमने ट्वीक करना था। अब जी लेट्स गो सेकंड क्वेश्चन। ये वन ऑफ द ऑड क्वेश्चन जो मैं आपको बताता हूँ। डिस्कस द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी पॉसिबल मेजर्स टू इंश्योर दैट फूड वुड बी अवेलेबल टू कंज्यूमर्स इन एन इकोनॉमी वेयर फूड सप्लाईज आर फ्रीक्वेंटली डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ ड्राउट। तसल्ली से क्वेश्चन को समझते हैं। वो कहता है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज की इफेक्टिवनेस डिस्कस करो। ये अभी वैल्यूएशन का मार्क्स हमें देगा, इफेक्टिव कितनी है वो पॉलिसीज। तो कोई ऐसी पॉलिसीज डिस्कस करो जो गवर्नमेंट यूज कर सकती है ऐसी इकोनॉमी के लिए। ये मुझे लगता है ये पेपर ही किया हुआ लगता है मुझे तो। पेपर किया हुआ है ये वाला, क्योंकि 22 वेरिएंट है ना, ये हमने स्कूलों में किया हुआ है। यस यू राइट, ये हमने पूरा किया हुआ है। ऑनलाइन क्लास में किया हुआ है। टाइम बच गया था, हमने जल्दी से कर लिया था। यस यस, इसलिए थोड़ा सा मैं इस पे खुद भी डाउटफुल हो रहा था। लेट्स फिनिश इट। लेट्स गो टू मई जून 20 पे और उसका पेपर निकालते हैं जी।
मार्च सप्लाई साइड बतानी थी। बेटे डिमांड और सप्लाई की फूड सर, शॉर्टेज ये हो रही है था ना, कि तो प्रोटेक्शन गवर्नमेंट अपने बफर स्टॉक से रिलीज कर सकती है बच्चे, फूड ग्रोअर्स को सब्सिडीज दे सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या उसको बोलते हैं, इंपोर्ट कर सकती है, तो कोई दो चार पॉलिसीज करके फिर उनको कंपेयर करके इवैल्यूएट करना था। सर गेटिंग इट? प्रोटेक्शनिज्म आ सकती है। प्रोटेक्शनिज्म भी लिखा सकती है, बिल्कुल सही है। तो फिर ये वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। जो यूट्यूब पे है इसके यूट्यूब पे ऊपर। है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ओके। समर 20 जी पेपर 21 को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो अपने वेरिएंट्स हैं वो मैं स्कूलों में करवा चुका हूँ और वीडियोस भी उनकी पुरानी वीडियोस लगी हुई है। अच्छा जी, समर 20 क्वेश्चन पेपर 21, अब इसकी मार्क स्कीम साथ में खोल लेते हैं। आई एम जस्ट इंडिकेटिंग इट जस्ट इन केस, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नहीं वीडियो में नजर आएगा, सो आई एम ओपनिंग मार्क स्कीम अलॉन्ग साइड एज वेल। जी बच्चों, लागोस वाला ये जरा ट्रिकी सा सेक्शन ए था, ये हमने किया हुआ है। सेक्शन बी आसान क्वेश्चन है, पहले देख लो, ये हमने किया तो नहीं हुआ, मुझे लगता है हमने बहुत सारे पेपर किए हुए हैं। Question 2A. Explain with the aid of a production possibility curve diagram why scarcity makes नहीं किया हुआ, good. Why scarcity makes choice inevitable for firms and how each choice has an opportunity cost. समझ आ गई बात? वो कहते हैं जी एक पीपीसी डायग्राम बनाएं और बताएं कि स्कार्सिटी के होने की वजह से चॉइस लाजमी क्यों हो जाती है, हमें क्यों चूज करना पड़ता है, और फिर हर चॉइस के रिजल्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों आती है। आसान सा क्वेश्चन है। डज समबडी वांट मी टू मेक अ डायग्राम, या जुबानी डिस्कस कर लूं तो आपको समझ आ जाएगा? सॉरी, बना देगा। बना दूं? श्योर, लेट मी गो गेट माय बोर्ड वगैरह, मुझे ख्याल नहीं है, पहले मैंने वो प्लग नहीं किए। राइट, I'm just waiting for my board. In the meantime, let's get the ball rolling. सबसे पहले आपने define कर देना है PPC को. It's a curve that shows all possible combinations of two goods that an economy can produce using all its resources fully, efficiently, but with a given state of technology. और उसके बाद आप एक बेसिक सा पीपीसी बना दें, गुड वाई गुड एक्स, और उसको लेबल कर दें, कुछ ए बी कर दें, 50 100 जो मर्जी कर दें, ताकि उसको नजर आ जाए इस बच्चे को पीपीसी का पता है। यहाँ पे आपके 2 मार्क्स आ गए। अब हम उसके बाद अगला पार्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं स्कार्सिटी की वजह से चॉइस 2 मार्क्स देगा, स्कार्सिटी दिखाने के पीपीसी के थ्रू और एक्सप्लेन करने के। फिर उसके रिजल्ट में चॉइस क्यों करनी पड़ती है, और चॉइस के रिजल्ट में पीपीसी पे क्या होता है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे आती है। ये 3 आसान तरीन पार्ट्स इसके हैं। सो आई एम गोना मेक द ग्राफ राइट अवे। अब इधर मैंने लेबल कर दिए जी, गुड वाई गुड एक्स, आउटवर्ड बेंडिंग नॉर्मल शेप का पीपीसी बना दिया, ठीक है। अब एक पॉइंट बच्चे स्कार्सिटी के लिए बाहर लगा दें, लेट्स से पॉइंट ए, ठीक है। उसकी वजह से हमें चूज करना पड़ेगा, बी पॉइंट लगा दें, लेट्स से ये 100 बन रही थी उस पे, और ये वाली 50। अब हमने डिसाइड किया कि गुड एक्स ज़्यादा बनानी है, हमने रिसोर्सेज को रीएलोकेट किया। रीएलोकेशन चॉइस के रिजल्ट में आती है 30, ये बनाने के लिए हमें तकरीबन 20 ये छोड़नी पड़ी। ठीक हो गया, ये तीनों चीज़ें आपकी इस ग्राफ में आ गई। अब मैं पॉइंटर्स के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। पॉइंट ए शोज स्कार्सिटी, क्योंकि हमारी वांट्स ज़्यादा हैं और पीपीसी लिमिट शो कर रहा है कितना हम बना सकते हैं, तो इस वक्त वो पीपीएफ बन गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। हम ए पॉइंट तक नहीं जा सकते बिकॉज आर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। We can make all the points on PPC or inside PPC, but we cannot reach point A because of limitedness of resources. This leads to choice because we cannot make unlimited amount of both goods. Choice करनी पड़ती है, उसके रिजल्ट में रिसोर्सेज को रीएलोकेट करना पड़ता है, और हमने रीएलोकेट कहाँ से किया, बी से सी पॉइंट पे। एज अ रिजल्ट, टू मेक 30 extra x we gave up
20 ऑफ गुड वाई। यहीं पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन भी कर दो। मैं आपको पूरा आंसर एक बार बोल देता हूँ। एज सीन इन द पीपीसी, पॉइंट ए इज बियॉन्ड पीपीसी, which shows scarcity. We do not have enough resources currently to be able to produce at point A. Hence, production possibility curve becomes PPF, production possibility frontier. It shows the limit of what we can produce and what we cannot. As a result of this scarcity, PPC slopes downward and we have to make a choice. Due to choice, as we decided to make more of good X, we reallocated resources from point B on PPC to point C. To make extra 30X, we had to give up 20 of good Y. This is opportunity cost. Next best alternative for gone. पहले जब स्कार्सिटी पे आना था तो उस वक्त उसको भी डिफाइन कर देते आप लोग। बच्चों समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? चॉइस की डेफिनेशन भी आपको देता हूं। इट इज चूजिंग बिटवीन टू और मोर ऑल्टरनेटिव्स। किसी बच्चे को यहाँ स्लाइटेस्ट प्रॉब्लम आ रही हुई, 8 में से 8 वाला आसान सा क्वेश्चन है? ओके, आई गेस नॉट। लेट्स लुक एट पार्ट 2। ये अब देखें, रिपीट से क्वेश्चन अब आपको आना शुरू हो रहे हैं। डिस्कस द व्यू दैट द ओनली गुड्स अ गवर्नमेंट शुड प्रोड्यूस आर पब्लिक गुड्स। इसमें हम मार्क स्कीम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से हु केम टुडे? अहमद भट्ट। बेटे 12 मार्क की मार्क स्कीम याद है कुछ? अहमद माइक बोल खोल के बता दो अगर नहीं याद तो। ओके, मे बी इज नॉट देयर। ओके, जो बच्चे मैं रोज पढ़ा रहा हूँ उनका तो मुझे पता है, उन्होंने मुझे बता देना है। सो लेट्स सी। चलें जी, लेट्स गो टू हसान। हसान आसिफ, मुझे बताएं 12 मार्क की मार्क स्कीम। पहले मोटा मोटा बताओ कितने मार्क्स किस चीज के लिए होते हैं, फिर इस क्वेश्चन को डिवाइड करो। सर 8 मार्क्स एप्लीकेशन के होंगे और 4 मार्क्स एप्लीकेशन इसमें नहीं होती। एप्लीकेशन इसमें नहीं होती। सर मतलब एनालिसिस का वर्ड यूज करो ना, एनालिसिस का वर्ड यूज। का बताएंगे। बेटे बेटे गलत नहीं, मैं आंसर नहीं सुनूंगा जब तक आप सही वर्ड यूज नहीं करेंगे। 8 मार्क्स फॉर एनालिसिस। एप्लीकेशन और एनालिसिस में जमीन आसमान का फर्क है। एनालिसिस आर प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है ना। एप्लीकेशन सिंपली मींस क्वेश्चन के मुताबिक आंसर कर दो, ठीक है। सो आपने 8 मार्क्स एनालिसिस के और 4 मार्क्स सिर्फ पब्लिक गुड के। 4 मार्क्स आखिर में बाद में से 4 मार्क्स हो गए इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन। से 1 मार्क्स कंक्लूजन। ये चीज हमेशा पहले माइंड में ये रखें। अब बताएं जी, 4 मार्क्स इसमें एनालिसिस के 8 मार्क्स को 4 4 में कैसे डिवाइड करेंगे? सर 4 फॉर पब्लिक गुड। क्या फॉर पब्लिक गुड्स व्हाट? शाबाश, क्वेश्चन को देखो। अच्छा सही। टेक योर टाइम। सर इसमें होगा व्हाई गवर्नमेंट प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स। 4 मार्क्स के लिए हम एक्सप्लेन करेंगे और सर। अगला 4, व्हाई गवर्नमेंट शुड प्रोड्यूस अदर गुड्स सच एज मेरिट गुड्स। 4 मार्क्स उसके, ठीक है ना। तो सबसे पहले पब्लिक गुड्स का हसान आप ही बता दो पूरी डिटेल में कि क्यों सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। सर पब्लिक गुड गवर्नमेंट इसलिए प्रोवाइड करती है सर, इनके नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूसिव। बहुत अच्छे। और सर पब्लिक थोड़ा स्टटर कर रहे हो, मैं जरा जल्दी से खुद बोल देता हूँ ताकि जो देख रहे हैं उनको कंफ्यूजन ना हो। पब्लिक गुड्स शुड बी प्रोवाइडेड या प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट because of their characteristics of non-excludability. That means once they're provided, nobody can be stopped from consumption, say by charging a price. Secondly, they're non-rival या non-exhaustible, means consumption by one person does not reduce their availability or benefit for others. Examples of public goods are street lights, national defense, lighthouses, etc. Because of non-excludability and non-rivalry, they have a free rider problem where a few people pay and the rest benefit without paying. This free rider problem does not allow
private sector, free market to charge a price, make a profit from them. Hence, they are not produced by private sector at all, and government is the only one that should produce it using tax revenue generated from direct and indirect taxes. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? अब आपको इस नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी, नॉन राइवलरी, फ्री राइडर प्रॉब्लम, पब्लिक गुड्स क्यों नहीं प्रोवाइड करती फ्री मार्केट, प्राइवेट सेक्टर, ये बातें बहुत अच्छी तरह आ जानी चाहिए. अगर किसी को थोड़ा थोड़ा सा भी कंसर्न है तो मुझे बता दें. अच्छा जी, अप टू 4 marks. Having considered public goods, there are other types of goods which government should also produce, such as merit goods. अब उसको explain कर दें. Merit goods are beneficial for individual consumers, but they underestimate their benefits because of lack of information, called information failure. Examples of merit goods are healthcare, education, seat belts, etc. Consumers do not attach the right value to their benefit, and hence they are underconsumed. Free market will only provide them for those who are demanding it. They are underproduced and underconsumed in a free market. ठीक है, यहां तक आपका एएस का सिलेबस है. और क्वालिटी ऐड करना चाहो तो कह सकते हो merit goods have benefits for third parties, external benefits, such as educated and healthy workforce will provide good quality services and produce very good quality goods. GDP of the country will rise, incomes and living standards will rise. These external benefits are ignored by private sector, hence they are underproduced. Government should intervene, either directly provide them or subsidize them in order to produce these goods at the optimal level. ठीक हो गया? So conclusion में, as discussed above, government is the sole responsible agent for providing public goods because of their characteristics of non-exclusivity, non-rivalry, and free rider problem. They're not produced at all in free market. Hence, government should provide them. Secondly, merit goods are underproduced due to information failure and underconsumed. Therefore, government should intervene and produce them as well through their own colleges, universities, and hospitals in order to achieve the optimal allocation of resources. बच्चों समझ आ गया है या कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? अब अगर जी 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 enough merit goods. सॉरी क्या बोल रहे हो बेटे? एक और measure enough है. देखो मेरे बेटा, मेजर नहीं था यहाँ पे, टाइप ऑफ गुड्स थी. याद रखना इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि मेरिट गुड्स वाहिद हैं जो गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करनी चाहिए अलॉन्ग विद पब्लिक गुड्स. नेसेसिटीज वगैरह का केस आप सोशल बेसिस पे बना सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स कहती है अगर गुड मेरिट गुड है तो तब गवर्नमेंट को इंटरवीन करके सही क्वांटिटी में प्रोड्यूस उसको करवाना चाहिए. सो आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब देखो इसकी मार्क स्कीम, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी. जी 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 मुझे कंक्लूजन में थोड़ी है. चले मैं इधर दोबारा करवाऊंगा, आपको सब समझाता हूँ. पहले पार्ट ए देख लें, एक्सप्लेन विद द एड ऑफ पीपीसी वाला. Why scarcity makes choices inevitable for firms and how each choice is an opportunity cost. करेक्ट डायग्राम जी. 1 मार्क उसकी लेबल्स करने का, 1 मार्क पीपीसी बनाने का, 2 मार्क्स हो गए. अप टू 6 फॉर एप्लीकेशन, 2 फॉर स्कार्सिटी. एक पॉइंट बाहर लगा दें जैसे मैंने कहा, और कहीं इस पे हम नहीं बना सकते बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड and the production possibility curve has now become PPF, production possibility frontier. It's showing the limit of how much we can produce and what we cannot produce. Because of this scarcity, PPC slopes downward and choices have to be made because we cannot make unlimited combination of both goods. Hence, resources are to be reallocated when choice is made. जैसे हमने अपने इस ग्राफ में किया था. When we moved from point B to C to make 30 extra good X, we gave up 20 good Y. This is the opportunity cost. Next best alternative for con. दो मार्क्स में आपका ये क्लियर हो गया. अब आते हैं जी, analysis of the production of public goods by a government with use of appropriate examples. Analysis of production of other goods by a government such as merit goods with the use of example. आपको काम मेरिट गुड्स तक कंप्लीट हो जाएगा. आपको बहुत दिल कर रहा है तो नेसेसिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की बात कर सकते हो.
कि जी अगर प्राइवेट सेक्टर पूरा नहीं बना रहा गवर्नमेंट बना दे। लेकिन इकोनॉमिक थ्योरी क्या कहती है? मेरिट गुड्स आर द वंस विच आर मार्केट फेलियर है, जिसमें ये पूरी तादाद में नहीं बन रही। तो अब आपको मैं दोबारा एक बार बता रहा हूँ, एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स बाय गवर्नमेंट विद यूज ऑफ अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स, 4 मार्क्स। तो आप कहें जी गवर्नमेंट शुड प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स because of their characteristics of non-excludability. Once they are provided, nobody can be stopped from their consumption by charging a price. They are also non-rival. Consumption by one person does not reduce the availability or benefit for others. This causes free rider problem, where some people pay for them and the rest benefit without paying for them. Private sector cannot charge a price because of free rider problem, hence they will not produce them at all. It becomes a missing market, such as street lights, national defense, lighthouses. Therefore, government should produce them from tax revenue generated from direct and indirect taxes. ये 4 मार्क्स समझ आ गए बच्चों? अगले 4 जी, एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स बाय गवर्नमेंट सच एज मेरिट गुड्स विद द यूज ऑफ अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। तो वैसे ही मेरिट गुड को डिफाइन करें, दे आर बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल कंज्यूमर्स बट द कंज्यूमर्स अंडर एस्टिमेट देयर बेनिफिट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन फेलियर। प्रॉपर पता नहीं है कितनी बेनिफिशियल है, खुल के लिखें, एजुकेशन, हेल्थ केयर। They also have benefits for third parties. Educated and healthy workforce will mean better quality of goods and services, more GDP of the country, better incomes and living standards. But private sector only considers private benefits like revenue and profit and ignores external benefits. Therefore, they are underproduced and underconsumed. Therefore, government should also produce them using their own universities, their own hospitals, etc., to provide education and healthcare. अब यहाँ पे एक लाइन दे दें अगर आपको बहुत दिल कर रहा है, जरूरत नहीं है. Other goods that government should produce are basic food items, necessities from their buffer stocks and stuff, right? और sometimes infrastructure की जरूरत होती है, railway services वगैरह, वो भी government provide कर सकती है. Evaluation जी वो कह रहा है for exercising some judgment on whether the only goods that a government should produce are public goods. So as discussed above, public goods should be produced by the government because of their free rider problem and characteristics of non-excludability and non-rivalry, but they are not the only goods. Government should also produce merit goods which are underproduced and underconsumed in a free market due to information failure and ignored external benefits. Therefore, government should intervene to produce them at the optimal outcome. To conclude, public goods are not the only ones that government should produce. They should also produce merit goods and extreme basic necessities. अब समझ आ गया मेरा बेटा कंक्लूजन का और इवैल्यूएशन का? Yes, sir. Okay. मेरिट गुड्स को डिफाइन करके गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने के बेनिफिट होता है इसमें। सॉरी दोबारा बताएं। मैं पूछ रहा था मेरिट गुड्स में सिर्फ मेरिट गुड्स को डिफाइन करना और बताने कि गवर्नमेंट को इसलिए प्रोवाइड करने क्योंकि बेनिफिशियल होता है और अंडर कंज्यूम और अंडर हाँ, मार्केट फेल हो रही है ना, मार्केट फेल हो रही है। प्राइवेट सेक्टर उन्हीं के लिए बना रहे हैं जो ले रहे हैं, जिनको एहसास नहीं है कि कितनी इंपॉर्टेंट है, डिमांड नहीं कर रहे, उनके लिए नहीं बन रहा, तो एक मार्केट फेलियर हो रहा है। तो गवर्नमेंट को इंटरवेंशन की जरूरत है, यही सारा क्वेश्चन है। समझ गए उस्ताद? आर यू सेटिस्फाइड? बात समझ आ गई है? यहाँ पे कुछ बच्चों को लग सकता है कि इट्स अ बिट ब्रीफ दिस क्वेश्चन. सम क्वेश्चंस आर, इट्स ओके एज लॉन्ग एज, जैसे इसकी अब मार्क्स स्कीम अगर मैं आपको यहाँ खोल के बताऊं तो मेरिट गुड्स को अच्छी तरह बताने में विद एग्जांपल्स 2 मार्क्स है, वो अंडर कंज्यूम होने का बताने में तीसरा मार्क है, फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी हो जाना चौथा मार्क, उसी को आप 2-2 लाइनों में बता रहे हो. ठीक है, ओके जी. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 3 पार्ट ए. जी 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 सर, I हमें have a question. सर हर एक Yes, क्या sir. कहते हैं सेक्शन बी में या तो डिमांड एंड सप्लाई या इलास्टिसिटीज आता है, राइट? हर एक पास में नहीं, नॉट हर एक, नॉट हर एक, नॉट हर एक. Really? नो नो नो. यस, हेवीली बैंकिंग ऑन इलास्टिसिटी, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है मेरा बेटा. तो इसलिए आपको कहता हूं कि अगर आप सेक्शन बी में अगर आपका माइक्रो स्ट्रांग है तब भी आप सेफ है, मैक्रो स्ट्रांग है तब भी आप सेफ है, क्योंकि सेक्शन ए अक्सर मैक्रो बेस्ड होता है. तो आई वुड से एट दिस स्टेज आप लोग अपनी इलास्टिसिटीज बहुत स्ट्रांग कर लो, ठीक है, और कोई 2 यूनिट माइक्रो के स्ट्रांग कर लो तो आपका सेक्शन बी फिट हो जाता है. वरना अगर आप पूरी मैक्रो फिट करके साथ इलास्टिसिटी और एक और यूनिट माइक्रो का कर लेते हैं, लेट्स से यूनिट 4 टैक्सेस सब्सिडीज वाला, तब भी आपका काम बहुत अच्छा चल जाता है.
सर अगर मैं हेवली अपना टाइम सेक्शन बी में माइक्रो पे लगा दूं तो अच्छा हो माइक्रो पे जाएगा या ना, मैक्रो पे? उन दोनों में से एक। देखो मैंने कहा, आप कोई एक करोगे आपका काम चल जाएगा। माइक्रो पे दो होते हैं, मैक्रो में से एक होता है, क्योंकि मैक्रो अक्सर सेक्शन ए में से आती है। सो अगेन दिस इज हाउ इट इज। हम बहुत सारे पेपर्स कर रहे हैं, आप ये वीडियोस देखते जाएंगे तो आपके ऑलरेडी प्रिपेयर होने शुरू हो जाएगा काफी ज्यादा। ठीक है, लेकिन थैंक यू आई सर। विल नॉट गिव यू अ डेफिनेटिव कि भाई सिर्फ ये 2 चैप्टर करने से आपकी जान छूट जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप कोई एक बुक अच्छी कर लेते हो, आपका सेक्शन बी 100% अच्छा हो गया। अगर एक बुक पहले स्ट्रॉन्ग करनी है तो मैक्रो करो, और फिर इलास्टिसिटीज और यूनिट 4 कर दो, गवर्नमेंट इंटरवेंशन और इन प्राइस सिस्टम। बहुत सेफ बैठ है ये। ठीक है, क्योंकि डिमांड सप्लाई और पीपीसी वगैरह वैसे ही आप लोगों को काफी अच्छा आता होता है। तो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखें, क्वेश्चन 3 का ए पार्ट जो है ये आपका आ रहा है डिमांड सप्लाई में से, और बी पार्ट जो है वो यूनिट 4 में से आ रहा है। फॉलो कर रहे हो ना? तो ये दो मैक्रो के क्वेश्चन उसने कैसे बनाए, इन्हीं को देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटली यूनिट 1 से आया। क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट 2 एंड 4 से आया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैक्रो में से आ रहा है, एक्सचेंज रेट के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी नाउ, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। There is increasing concern about the impact of foreign holidays on the environment of the host country. जिन कंट्रीज में वो टूरिस्ट आते हैं उनकी इन्वायरमेंट खराब हो रही है। ठीक है, explain with the aid of a demand and supply curve diagram 2 factors that might cause an increase in demand for foreign holidays. डिमांड सप्लाई डायग्राम, पहले तो मुझे ये बताएं, इसमें कोई ऐसा कोई टर्म नहीं इसको हम डिफाइन करें। डिमांड बेशक कर देना, सिंपली आपको मार्क मिलेगा जब आप डिमांड सप्लाई डायग्राम बना के राइट पे शिफ्ट कर। पहले किया हुआ है, ये स्कूल में किया होगा बेटे, स्कूल में किया होगा। नहीं, वो पहले वो था एक स्पेसिफिक कंट्री का था। ये करवाया था स्कूल में, ये स्कूल में किया था, किया, सही कह रहे हैं। बताएं मुझे, 2 फैक्टर्स डिमांड के पकड़ने हैं हमने, डिमांड सप्लाई डायग्राम बनाना है, डिमांड कर्व को राइट पे शिफ्ट करना है, प्राइस ऊपर हो जाएगी, क्वांटिटी ट्रेडेड ज्यादा हो जाएगी, सिंपल। 3 मार्क्स के लिए एक फैक्टर, तो अच्छे सॉलिड फैक्टर्स चूज करो। फॉरेन हॉलीडेज की डिमांड क्यों बढ़ेगी? कौन बच्चा स्टार्ट करना चाहता है? इनकम। इनकम्स बता दें, किसकी इनकम्स बढ़े तो हमारी फॉरेन हॉलीडेज की डिमांड बढ़ेगी? सर जिनके फॉरेन टूरिस्ट नहीं आने। सर एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन हो सकता है जी, exchange rate depreciation is very good actually, I love that factor. चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इनकम्स। if consumers incomes rise worldwide, ठीक है, they will be able to afford more foreign holidays which are usually considered luxuries, and luxuries have an income elastic demand, hence the demand curve will shift to the right. More tourists will be able to afford foreign holidays and they will undertake much more travels than before. समझ आ गया? 3 मार्क्स। उसके बाद मेरा बेटा हम आ गए दूसरा, एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन जो इन्होंने कहा है रायान ने, इससे एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन इन certain countries will result in cheaper holidays for other countries tourists. ठीक है, hence those countries tourists will come to the countries where exchange rate has depreciated as holidays are cheaper and demand for foreign holidays will shift to the right. इसमें एक आधा और कर लेते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सचेंज रेट इतना डेवलप नहीं हो पाया। लेट्स डू थोड़ा सा ये कह देना फिर, हाँ, हाउएवर द इम्पैक्ट ऑन फॉरेन डिमांड विल डिपेंड ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कितनी इलास्टिक डिमांड थी। ठीक है ना? एक और कर लेते हैं, लेट्स से डायरेक्ट टैक्सेस का कम होना, लेट्स से आपका क्या उसको कहते हैं सब, हाँ सर अगर मीडिया का करें, मीडिया कर लें, कॉम्प्लीमेंट्स कर लें, फ्लाइट सस्ती हो जाएं, ठीक है, क्रूज ट्रैवल सस्ते हो जाएं, तो अब ट्रैवलिंग फॉर फॉरेन हॉलीडेज विल बिकम चीपर, ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाएंगे, इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। सर टैक्सेस कम लगे तो टैक्सेस कम, डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है ना? वेरी गुड। सो दिस इज सिंपली हाउ इट इज। तो लेट्स क्विकली लुक एट दिस वंस मार्क स्कीम, ताकि साथ साथ हमारा क्लियर होता जाए। वो कहता है जी 2 मार्क्स नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के, कहाँ दूंगा? जब आप सही वाला ग्राफ बना दोगे, प्राइस क्वांटिटी लिख के और डिमांड सप्लाई कर्व्स को करेक्टली लेबल करके, फिर डिमांड कर्व को राइट पे शिफ्ट कर दोगे, 2 मार्क्स। एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट फैक्टर 3 मार्क्स। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे
बच्चों की तरह मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप हैं ही बच्चे वैसे, लेकिन मतलब बिल्कुल ही मैं ओ लेवल पे लेके जाना चाह रहा हूँ ताकि आपको हर एक एक मार्क समझ आए. फर्स्ट विल बी identification of the factor. For example, if consumers' incomes rise, they will be able to, एक mark identify करने का, they'll be able to afford more foreign holidays, ठीक है, as they are luxuries. Second mark, luxuries usually have income elastic demand, hence demand curve for foreign holidays will shift to the right. Third mark, समझ आ गया. Second factor, if some countries experience exchange rate appreciation, ठीक है, या depreciation of exchange rate in their tourist destination countries, right, they will find it cheaper to travel abroad, hence they will undertake more foreign tourism, more travel, and demand for foreign holidays will rise depending on price elasticity of demand for foreign holidays. Lastly, जी जो हमने कहा, reduction in direct taxes like income tax will increase consumers' disposable income. Again, they will have more disposable income. They will go for luxury items such as foreign holidays. Their demand will rise and shift to the right. सबको समझ आ गया? आसान क्वेश्चन थे. Excellent. Let's go on to B part. अब वो जी 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 इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की बात कर सकते हैं. मसलन मसलन बेटे बोले, मतलब improved infrastructure and hotels that attract the consumers. हाँ, मतलब आप कह रहे हो कि हॉलीडे सर्विसेज ज्यादा अच्छी हो गई हैं, ठीक है ना, ज्यादा अच्छे मतलब वही आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल सही है. उसमें फिर क्या देना कि कॉम्प्लीमेंट्स हैं, इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, होटल्स के लिए फ्लाइट्स अच्छी और सस्ती हो गई हैं, नॉन स्टॉप फ्लाइट्स हो गई हैं, तो ज़्यादा लोग जाएंगे, ठीक है, दैट्स फाइन एज वेल, ठीक है ना. ये बड़ा नेचुरल है, क्यों हम हॉलीडेज पे जाते हैं, तो इसको काफ़ी आसानी से आप मीडिया भी बहुत अच्छा था, जो मुनीब ने बोला था, मीडिया भी बहुत अच्छा था, ठीक है, उससे आप बहुत अच्छा उसको यूज कर सकते हो. सर हम ये भी तो कर सकते हैं कि नेबरिंग कंट्रीज ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं तो टूरिस्ट उधर शिफ्ट हो जाएंगे सर. प्रोटेक्शनिज्म कर दो मेरे बेटा, प्रोटेक्शनिज्म कम हो गई है कई कंट्रीज में, उन्होंने टैक्सेस हटा दिए हैं, टैरिफ हटा दिए, तो फॉरेन हॉलीडेज चीपर हो गई, आप ज़्यादा जाओगे, ठीक है ना. सो देयर अनलिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट यू कैन डू. ईडी पैम्स में से कोई भी उठाएं, पॉपुलेशन जरा इतना अच्छा नहीं लगता बिकॉज वो लॉन्ग टर्म फैक्टर है, बाकी इंशाल्लाह ताला आपके सब सही चले जाएंगे. एडवर्टीजमेंट, फॉरेन हॉलीडेज बहुत अच्छी एडवर्टीजमेंट हो रही है, मीडिया उसके बारे में बड़ी बातें कर रहा है, और बड़े अच्छे बैंक्स उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, कहीं भी आप बातें कर सकते हैं. लेट्स गो टू बी पार्ट नाउ. जरा टाइम हमने ज़्यादा लगा दिया, शायद क्लास स्टार्ट भी लेट हुई थी और टाइम ज़्यादा लग गया. आई वॉज अ बिट कंसर्न अबाउट द रिकॉर्डिंग नॉट शोइंग माई स्क्रीन. अगर ये आज भी स्क्रीन नज़र नहीं आई मेरी रिकॉर्डिंग में, तो अनफॉर्चुनेटली मैं इसको तो लगा दूंगा, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस बच्चों हम जूम पे कंडक्ट करेंगे. So let's go to part BG. Discuss whether an indirect tax on foreign holidays is likely to be effective in reducing the number of holidays taken. Um, let's say, Iras, can you give me the mark scheme for this, bete? सर पहले 8 मार्क्स एनालिसिस के होंगे शाबाश. कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों इफेक्टिव होंगे, क्यों नहीं 4 इफेक्टिव मार्क्स होंगे, क्लियर, बहुत अच्छे. और फिर एंड पे 4 मार्क्स इवैल्यूएशन के. हाँ, लेकिन फिर 4 मार्क्स बीच वाले कहाँ गए? सर आपने वो कहा दोनों के मैं बताती हूँ कि क्यों इफेक्टिव होंगे और 4 और क्यों इफेक्टिव मार्क्स नहीं होंगे, ठीक है, ठीक है, गॉट इट. अप टू 4 why indirect taxes will be effective in reducing number of holidays taken. इराज आप ही बता दो इनडायरेक्ट टैक्सेस का. यहाँ पे ग्राफ भी बना दीजिएगा. आई वुड से शिफ्ट द सप्लाई कर्व टू लेफ्ट, प्राइस बढ़ा के दिखाएं, क्वांटिटी डिमांडेड कम होती नजर आ रही होगी, उसको एक्सप्लेन करते हैं. तो बताइएगा जरा इनडायरेक्ट टैक्सेस से क्यों फॉरेन हॉलीडेज कम होंगी. सर दे विल बी मोर एक्सपेंसिव, हम्म, तो उसकी वजह से डिमांड कम हो जाएगी इसके लिए. ठीक है, ठीक है. अब थोड़ा सा यहाँ पे बोलना, इफ डिमांड वाज इलास्टिक दे विल बी वेरी इफेक्टिव, मेनी कंज्यूमर्स विल स्विच टुवर्ड्स लोकल हॉलीडेज एंड स्टॉप गोइंग अब्रॉड. ठीक है, ये तीसरा मार्क मुझे यहाँ पे जरा डाउट में आ रहा था. ग्राफ बना दें, फिर बताइएगा इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन फॉरेन हॉलीडेज मेकिंग देम मोर एक्सपेंसिव. ठीक है, एज कॉस्ट ऑफ दोज हॉलीडेज विल राइज, price will increase, quantity demanded will contract, and if demand was elastic, many consumers will switch away, and there'll be less international tourism. Foreign holidays will decline as it'll go beyond certain consumers' budget.
थोड़ा सा इलेबरेट कीजिएगा। अब हम चलते हैं जी, लेट्स से यामीन सईद 4 मार्क्स के लिए बताए इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों इतने कामयाब नहीं होंगे, मुझे कोई 2 से 3 लिमिटिंग फैक्टर्स। वाई इफेक्ट का, हाँ सॉरी, मैं बोला था एक ही फैक्टर है वाई इनडायरेक्ट टैक्स विल बी अफेक्टेड। इसका तो एक ही फैक्टर है बेटे, इट्स अ वे ऑफ रिड्यूसिंग द डिमांड फॉर दीज बिकॉज ऑफ रेजिंग प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड कम करवा रहे हैं आप, और इसमें आप क्या कह सकते हैं? कंज्यूमर सरप्लस भी तो फॉल करेगा। बोल दो, लेकिन उससे वही बात ही है ना कि कंज्यूमर को अफोर्ड नहीं कर पा रहा, ठीक है ना? अगर इलास्टिक वाला बीच में लेके आओगे तो ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट होगी कि इलास्टिक डिमांड थी, प्राइस थोड़ी सी बढ़ेगी इनडायरेक्ट टैक्सेस से और बहुत लोग स्विच अवे कर जाएंगे। अब उल्टा चलें जी, अप टू 4 व्हाई इट विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव, कोई 3 लिमिटिंग फैक्टर्स ढूंढे। सर मैं बताऊं? बताएं बताएं। सर लेकिन इसमें पहले मुझे एक चीज सर मेरे ना माइंड में आ रहा है, लाइक जैसे हम डीमेरिट गुड में करते थे ना, वो वाला आ रहा है कि लाइक हमने वो सिगरेट्स और अल्कोहल वाला पढ़ा था ना कि इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने इफेक्टिव नहीं होंगे, तो हम एब्सोल्युटली सर अवेयरनेस कैंपेन की तरफ वो जाएंगे। नहीं यार, इसमें उन्हें कम करनी है। हमने 2 पॉलिसीज नहीं कहा कि आर इनडायरेक्ट टैक्सेस द बेस्ट मेथड, सिर्फ एक आपको असेस करना है। आप बताओ इनडायरेक्ट टैक्सेस इफेक्टिव क्यों नहीं होंगे? आप सही लाइन पे जा रहे हो। अगर तो डिमांड अगर डिमांड इनइलास्टिक डिमांड, इलास्टिक होगी तब नहीं यस, इफेक्टिव होगी। पहली बात हम 2 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करेंगे। Foreign holidays may have inelastic demand due to brand image of the tour providers, ठीक है, due to very desirable destinations, थोड़ा सा उसको build up करो। As a result, demand might be inelastic. As a result, even the higher prices will not deter tourists from traveling, and number of tourists will not reduce. Second जी, कुछ offsetting factors सोचो। सॉरी सर कि अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट, अगर इस कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो दूसरे कंट्री वालों को ये लगेगा ही नहीं कि ये महंगा होगा। बहुत अच्छे, अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की करेंसी डिप्रिशिएट होगी तो उनको इनडायरेक्ट टैक्सेस के बावजूद वो महंगे नहीं लगेंगे, वो उसको ऑफसेट कर देगा। इनकम्स बढ़ जाए इन द मीन टाइम लोगों की, तब भी इनडायरेक्ट टैक्सेस के बावजूद वो ट्रैवल करते रहेंगे, दे विल बी एबल टू अफोर्ड देम। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हो सकता है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, शाबाश, समझ गए हो। अब जी इवैल्यूएट करते हैं। एज डिस्कस्ड अबव, इनडायरेक्ट टैक्सेस raise the price of foreign holidays, making them less attractive. If demand is elastic, they're very effective. However, if demand is inelastic or any offsetting factors like rise in income or depreciation of tourist destinations exchange rate, etc., may not make them very effective. To conclude, it will depend on many internal and external factors whether indirect taxes will always reduce the number of tourists. समझ आ गया जी मेरे बच्चों? एनी क्वेश्चन? जल्दी से इसकी भी मार्क्स स्कीम देख लेते हैं और मैं खाली इसी पे आज सब्र करते हैं जी। effectiveness of indirect tax in reducing the number of holidays, for lack of effectiveness of indirect tax in reducing the number of holidays taken, for exercising some judgment on whether or not an indirect tax on foreign holidays is likely to be effective in reducing the number of holidays taken, reserve 1 mark for conclusion। बेटे सबको क्लियर हो गया ना 100%? आई एम प्रीटी हैप्पी, जो बच्चे आ रहे हो आप लोगों के कॉन्सेप्ट इतने अच्छे हो रहे हैं कि अब आप लोगों को लगता है कि कम है और भी लिखना चाहिए। दैट इज अ गुड स्टेट टू बी इन जी। जो 4B है इस पे एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, सर ये शॉर्ट टर्म में होगा ना? एक सेकंड में क्वेश्चन देख लो। अप्रिशिएशन कंट्री फॉरेन एक्सचेंज रेट कॉज बोथ राइज इन इन्फ्लेशन, डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। गुड क्वेश्चन, और ये उसके अंदर भी है हमारे कामरान मलिक के गेस में, इसको आराम से कल करते हैं। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, जो बच्चों ने मुझे सॉल्व करके भी भेजा है ना, अच्छे अच्छे बच्चों का भी इसमें गड़बड़ लग रही है, क्वेश्चन को सही तरह इंटरप्रेट नहीं कर पाए। हाँ ये शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन बढ़ेगी ना? हाँ, शॉर्ट रन में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइंड है, इन इलास्टिक डिमांड है, बिल्कुल सही कह रहे हो। एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन ऑपोजिट साइड पे जाते हैं, तो इसी पे हमने बात करनी है कि कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। तो आराम से कल इसको बेशक सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना, अपनी क्लास में। सो दैट इज दैट जी। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन अ रियली गुड जॉब, उसने मुझे सेक्शन एज भी पूरे, इसके सेक्शन ये जो है गैस के पूरे ए एंड बी पार्ट्स के 2 डॉक्यूमेंट्स बना के भेजे हैं। I'll hopefully expect her to send it to me tomorrow, और once she sent it, मैं उसको करेक्शंस भेज दिए कि ये कर दो। काफ़ी अच्छे आंसर्स हैं,
वो मैं आप लोगों के ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा ताकि आप सब उससे बेनिफिट कर सको और ये आपका गेस्ट बहुत पक्का हो जाए। राइट जी, दैट्स इट, आई एम क्लोजिंग द क्लास विद द होप कि आज स्क्रीन नजर आ रही हो, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा हो। चलिए जी, एनीवेज हैव अ वेरी गुड डे अनलेस यू हैव अ क्वेश्चन।